वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। इस वीडियो में हम मांग एवं पूर्ति का नियम और मांग एवं पूर्ति की लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई और इलास्टिसिटी का जो कंसेप्ट है, अवधारणा है, उनसे संबंधित 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से एमसीक्यूज हैं, जिसे इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले प्रश्न को लीजिए। आज के हमारे वस्तु की कीमत और मांग में संबंध पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जो आपके अधिकतर एग्जाम होते हैं उसमें इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी वस्तु की कीमत प्राइस और उसकी मांग डिमांड में किस तरीके का रिलेशन होता है। तो वस्तु की कीमत और मांग के संबंध की अगर हम बात करें, मांग का नियम अगर हम पढ़ते हैं उसमें हम क्या पढ़ते हैं कि किसी वस्तु की कीमत अगर बढ़ती है तो उस वस्तु की जो डिमांड है, मांग है, वो क्या होगी, कम हो जाएगी। और जब किसी वस्तु की कीमत अगर घटती है तो उस वस्तु की जो मांग है वो क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ पर कीमत और मांग के बीच में विपरीत संबंध पाया जाता है। इसको हम कह सकते हैं ऋणात्मक संबंध, नेगेटिव रिलेशन। ठीक है, नेगेटिव, ऋणात्मक, या इसको हम हिंदी में नकारात्मक संबंध भी कह सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि देखिए यहाँ पे एक चर हमारा जो है कीमत और दूसरा चर हमारा है मांग, इन दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन का मतलब देखिए, जब कीमत बढ़ रही है तो मांग क्या हो रही, घट रही है, और जब कीमत घटती है तो मांग क्या होती है, बढ़ती है। तो जब विपरीत दिशा में परिवर्तन होता है तो इसको हम अर्थशास्त्र में क्या कहते हैं, ऋणात्मक संबंध कहते हैं, नेगेटिव रिलेशन कहते हैं। तो किसी वस्तु की कीमत और मांग में किस प्रकार का संबंध पाया जाता है, ऋणात्मक। अनुपातिक नहीं होता। अनुपातिक का मतलब तो क्या हो गया, दोनों में समान अनुपात में परिवर्तन हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। बस कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी, कितनी भी घट सकती है, समान अनुपात में भी घट सकती हैं, उससे ज्यादा अनुपात में भी घट सकते हैं, उससे कम अनुपात में भी घट सकती हैं। अनुपात को हमने देखना है, बस हम यहाँ पे क्या कहते हैं, कीमत बढ़ने पे मांग घटेगी, जिसको हम कहते हैं ऋणात्मक संबंध। दूसरा हमारा है मांग में विस्तार एवं संकुचन परिणाम है। देखिए, मांग को प्रभावित करने वाले बहुत सारे तत्व होते हैं। जैसे आप पढ़ते हो वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, संबंधित वस्तुओं की कीमतें, उपभोक्ता की रुचि, फैशन, ऐसे बहुत सारे तत्व जो होते हैं वो किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करते हैं। अब देखिए, जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से, ठीक है, केवल वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से अगर मांग में परिवर्तन होता है और ये जो अन्य तत्व हैं वो सब क्या रहे, स्थिर। ठीक है, इनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो, जैसे कि उपभोक्ता की आय स्थिर रहे, संबंधित वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहें, उपभोक्ता की रुचि, फैशन, आदत स्थिर रहें, भविष्य में कीमत परिवर्तन की संभावना नहीं हो। इन सभी बातों को हम क्या करें, स्थिर मान लें। केवल जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से, केवल वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से अगर मांग में परिवर्तन होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, विस्तार एवं संकुचन। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड। देखिए, जब किसी वस्तु की कीमत अगर घटती है और उस वस्तु की मांग अगर बढ़ती है तो इसको हम क्या कहेंगे, विस्तार कहेंगे। ठीक है, कीमत घटने से मांग अगर बढ़ रही है तो ये मांग में विस्तार है, और कीमत के बढ़ने से वस्तु की मांग क्या होगी, घट जाएगी, तो उसको हम क्या कहते हैं, संकुचन कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। और विस्तार को अपन कहते हैं एक्सटेंशन या एक्सपांशन। तो कीमत बढ़ने से या घटने से अगर मांग में परिवर्तन होगा तो इससे क्या होगा, या तो विस्तार होगा या फिर संकुचन, एक्सटेंशन, या फिर कॉन्ट्रैक्शन। तीसरा हमारा है मांग का नियम संबंध बताता है। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड, मांग का जो नियम है वो हमने यहाँ पे ऊपर पढ़ा था। कीमत और मांग के बीच में जो संबंध होता है वो किस प्रकार का संबंध होता है, ऋणात्मक। और इसे कौन प्रदर्शित करता है, मांग का नियम। ठीक है, मांग का नियम क्या बताता है, किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उस वस्तु की मांग घट जाएगी, और कीमत जब घटेगी तो उस वस्तु की मांग क्या होगी, बढ़ेगी। तो मांग का नियम जो होता है वो कीमत और मांग के बीच के संबंध को दर्शाता है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु की मांग प्रभावित होती है।
ठीक है। मांग प्रभावित या निर्धारक का मतलब क्या हो गया, किसी वस्तु की मांग ज्यादा होगी या कम होगी, उसे कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, वस्तु की कीमत प्रभावित करती हैं, संबंधित वस्तुओं की कीमतें प्रभावित करती हैं, उपभोक्ता की आय प्रभावित करती हैं। तो ये सारे तत्व क्या होते हैं, वस्तु की मांग को प्रभावित करते हैं, निर्धारित करते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला है, उपभोक्ता की आय में वृद्धि से मांग वक्र में खिसकाव होगा। ठीक है, देखिए मांग वक्र के आकार की अगर हम बात करते हैं तो मांग वक्र का आकार होता है हमारा इस तरीके से। ये हमारा मांग वक्र है जो वस्तु की कीमत और मांग के बीच में संबंध को दर्शाता है। ठीक है, मांग का जो नियम है वो किस में संबंध दर्शाता है, कीमत और मांग के बीच में। अब देखिए, अगर उपभोक्ता की आय बढ़ेगी, ठीक है, तो उपभोक्ता की आय बढ़ने से कीमत की तो हमने बात की नहीं है, तो उपभोक्ता की आय अगर बढ़ती है तो ये जो मांग वक्र है वो क्या होगा, ऊपर की ओर खिसक जाएगा। क्योंकि उपभोक्ता की आय जब बढ़ती है तो उपभोक्ता क्या करेगा, अब अधिक वस्तुओं की मांग करेगा, और अधिक वस्तुओं की मांग करेगा तो जो मांग वक्र है वो ऊपर की ओर खिसक जाएगा। ठीक है, ये आपका कौन सी साइड होता है, राइट हैंड साइड। ठीक है, दाईं ओर इसको हम कहते हैं। और उपभोक्ता की आय अगर कम होगी तो मांग वक्र हमारा किधर आएगा, बाईं और लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पे पूछा हुआ है, उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने से जो मांग वक्र है वो ऊपर की ओर हम कह सकते हैं दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गिफिन विरोधाभास के अनुसार मांग वक्र का ढाल होगा। देखिए, मांग वक्र का जो सामान्यतया ढाल है वो किस प्रकार का होता है, ऊपर से नीचे इस तरीके से गिरता हुआ, जिसको हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक ढाल कहते हैं। लेकिन गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में अगर देखें, गिफिन वस्तुएं कौन सी होती है, घटिया वस्तुएं, तो इसके संदर्भ में अगर देखा जाए तो क्या होता है, कीमत बढ़ने से उपभोक्ता वस्तु की मांग ज्यादा करेगा। इसलिए गिफिन विरोधाभास के अनुसार अगर हम देखें तो मांग वक्र का जो ढाल होता है वो ऊपर की ओर बढ़ता हुआ होता है। पॉजिटिव स्लोप इसको हम कह सकते हैं, धनात्मक ढाल का होता है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी। ठीक है, गिफिन विरोधाभास क्या कहता है, जो मांग वक्र है गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में वो कैसा होता है, धनात्मक ढाल का होता है, ऊपर की ओर बढ़ता हुआ। नेक्स्ट है, मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होने के लिए उत्तरदायी कारक। देखिए, मांग वक्र का जो ढाल होता है वो होता है ऊपर से नीचे इस तरीके से गिरता हुआ। और मांग का नियम हमने पढ़ा था कि क्या दर्शाता है, वस्तु की कीमत अगर घटती है तो उस वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। तो कीमत और मांग में विपरीत संबंध होने से मांग वक्र का ढाल कैसा बनता है, ऋणात्मक, ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ। और इसके कारण क्या होता है, आय प्रभाव। ठीक है, आय प्रभाव क्या दर्शाता है कि जब किसी वस्तु की कीमत अगर कम हो जाती है तो उपभोक्ता की जो वास्तविक आय है, ठीक है, वास्तविक आय का मतलब क्रय शक्ति, कीमत घटने से अब क्या होगा, उपभोक्ता पहले की तुलना में ज्यादा वस्तुएं खरीद सकता है। जैसे कोई चीज अगर 40 रुपए की किलो थी, अब अगर कीमत कम हो जाए, 20 रुपए किलो हो जाए, इसका मतलब क्या हो गया, अब 40 रुपए में वही वस्तु 2 किलो आ जाएगी। इसका मतलब क्रय शक्ति बढ़ जाती है, वास्तविक आय बढ़ जाती है, जिससे उपभोक्ता क्या करता है, वस्तुओं की अधिक मांग करता है। प्रतिस्थापन प्रभाव भी होता है। ठीक है, प्रतिस्थापन प्रभाव में क्या होता है कि जब किसी एक वस्तु की कीमत अगर कम हो जाती है, जैसे कि कचौरी की कीमत कम हो गई है, तो उसकी जो स्थानापन्न वस्तुएं हैं, समोसे हैं, अब लोग उसको कम खरीदेंगे क्योंकि वो पहले की तुलना में उससे महंगी ज्यादा लगेगी। जिससे क्या होगा, जिस वस्तु की कीमत घट गई उसकी मांग बढ़ जाएगी और उसकी प्रतिस्थापन वस्तु की मांग घट जाएगी। फिर सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, ये भी कारण होता है, क्योंकि उपभोक्ता अगर किसी वस्तु का ज्यादा प्रयोग करता है तो उसकी जो उपयोगिता है उसके लिए वो घट जाएगी, और उस वस्तु को वो ज्यादा कब खरीदेगा, जब वो उसे सस्ती मिले, कम कीमत पर मिले। तो मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होने का जो कारण है वो सारे कारण होते हैं, उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, कीमत में परिवर्तन से मांग वक्र पर संचलन को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे कीमत में परिवर्तन की बात की गई है। देखिए, ये हमारा मांग वक्र है और हम मान लेते हैं ये वस्तु की कीमत है,
ओ से लेके पी, और उसमें मांग कितनी है, ओ से लेके क्यू। अब देखिए कीमत में परिवर्तन का मतलब कीमत घट भी सकती है, कीमत बढ़ भी सकती है। माना कि कीमत बढ़कर अगर P1 हो जाए तो कीमत बढ़ने से क्या होगा, मांग घट जाएगी, ठीक है, Q1 हो जाएगी। तो ये मांग का जो घटना है, कीमत बढ़ने से मांग घट गई है। पहले हम मांग वक्र के इस ए बिंदु पे थे, अब आ गए हैं इस बी बिंदु पे। तो इस ए बिंदु से बी बिंदु की ओर जो संचलन है उसको हम क्या कहते हैं, संकुचन कहते हैं। और इसका अपोजिट, जब वस्तु की कीमत अगर कम हो जाएगी, P1 से अगर P हो जाती है, तो कीमत घटने से अब उपभोक्ता वस्तुओं को ज्यादा खरीदेगा, Q1 से Q मात्रा खरीदेगा। या इस B बिंदु से हम एक की तरफ आ जाएंगे, इसको हम क्या कहते हैं, विस्तार कहते हैं। तो कीमत में परिवर्तन से मांग वक्र पर जो संचलन हुआ उसे हम क्या कहेंगे, विस्तार एवं संकुचन कहते हैं। और वृद्धि एवं कमी जो होते हैं वो कीमत में परिवर्तन के कारण नहीं होगा, अन्य तत्वों के कारण। अन्य तत्व में उपभोक्ता की आय हो सकती है, स्थानापन्न या पूरक वस्तुओं की कीमत हो सकती है, उपभोक्ता की रुचि फैशन हो सकता है, अन्य तत्व कुछ भी हो सकते हैं, उसे हम कहेंगे वृद्धि या कमी। पूर्ति का नियम प्रदर्शित करता है, ठीक है। पूर्ति का नियम क्या दर्शाता है, ये उत्पादक के साथ में संबंधित है। और उत्पादक का उद्देश्य क्या होता है, अधिक लाभ कमाना। तो जब कीमत बढ़ेगी तो वो क्या करेगा, अधिक मात्रा में पूर्ति करना चाहेगा। और जब कीमत कम होगी उसका लाभ कम होगा, इसलिए वो क्या करेगा, कम पूर्ति करेगा। तो यहाँ पे कीमत और पूर्ति के बीच में धनात्मक संबंध को दर्शाया जाता है, किसके द्वारा, पूर्ति के नियम के द्वारा। तो पूर्ति का नियम क्या प्रदर्शित करता है, कीमत और पूर्ति में धनात्मक संबंध, पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। अगला देखिए, किसी वस्तु की पूर्ति प्रभावित होती है, मतलब उत्पादक वस्तु की पूर्ति ज्यादा करेगा या कम करेगा, वो किसके ऊपर निर्भर करती है, तो उत्पादन की तकनीक जो है वो पूर्ति को प्रभावित करती है। अर्थव्यवस्था में नई टेक्नोलॉजी अगर आ जाती है, उत्पादन की तकनीक में सुधार होता है, तो जो पूर्ति है वो क्या होगी, बढ़ेगी। उपभोक्ता की आय प्रभावित नहीं करती है, स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धता प्रभावित नहीं करती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। किसी वस्तु की जो पूर्ति है, सप्लाई है, वो मुख्य रूप से उसकी तकनीक के ऊपर निर्भर करती है। अगला है, किसी वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन से मांग में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन कहलाएगा, ठीक है। तो देखिए मांग की जो लोच है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसके द्वारा हम क्या मापते हैं कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन से उस वस्तु की मांग में कितना आनुपातिक परिवर्तन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन दे रखे हैं उसके हिसाब से आप देखोगे तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही होना चाहिए, ठीक है। कीमत में आनुपातिक परिवर्तन से मांग में जो आनुपातिक परिवर्तन होगा उसे हम मांग की लोच या मांग की कीमत लोच इसको हम कह सकते हैं। अगला है, गिफिन वस्तुओं में मांग वक्र का ढाल होता है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था गिफिन विरोधाभास में, तो जो गिफिन वस्तुएं हैं, घटिया वस्तुएं हैं, उसके संदर्भ में अगर हम देखें तो मांग का जो नियम है वो लागू नहीं होता है। मांग के नियम का अपवाद कहा जाता है गिफिन वस्तुओं को। क्यों, क्योंकि गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में क्या होता है, जो घटिया वस्तुएं हैं उनकी कीमत बढ़ने पर उनकी मांग क्या होगी, बढ़ेगी। और कीमत जब घटती है तो लोग इनका उपभोग कम कर देते हैं। मतलब कीमत और मांग के बीच में यहाँ पे धनात्मक संबंध देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में मांग वक्र का जो ढाल है वो ऊपर की ओर बढ़ता होता है। बाकी सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में मांग वक्र का ढाल कैसा होगा, नीचे की ओर गिरता हुआ। नेक्स्ट है, उत्पादन प्रौद्योगिकी में सुधार होने पर पूर्ति वक्र, ठीक है। देखिए पूर्ति वक्र का जो आकार होता है वो सामान्यतः इस प्रकार का होता है, ऊपर की ओर बढ़ता हुआ। और प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी में अगर इंप्रूवमेंट होता है, सुधार अगर होता है, तो पूर्ति क्या होगी, बढ़ेगी। और पूर्ति वक्र हमारा क्या होगा, दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन हमारा बी। उत्पादन की जो प्रौद्योगिकी है, तकनीकी है, उसमें सुधार होने पर पूर्ति वक्र दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा।
अगला है पूर्ति की लोच क्या मापती है। ठीक है, पूर्ति की लोच क्या मापती है, वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से उस वस्तु की पूर्ति में कितना प्रतिशत परिवर्तन होता है। ठीक है, पूर्ति की जो कीमत लोच है क्या मापती हैं, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन होने से उस वस्तु की पूर्ति में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। अगला है वस्तु की कीमत की तुलना में मांग में अधिक अनुपात में अगर परिवर्तन होता है तो इसको क्या कहा जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए वस्तु की कीमत में अगर 10% का परिवर्तन हो और उस वस्तु की मांग में 20% का परिवर्तन हो जाए, मतलब कीमत की तुलना में मांग में ज्यादा परिवर्तन हो, जैसे कीमत अगर 10% कम हो जाए और उस वस्तु की मांग 20% बढ़ जाए, मतलब मांग में आनुपातिक परिवर्तन ज्यादा है, इसलिए हम कहेंगे मांग की लोच क्या है, इकाई से अधिक। तो इकाई से अधिक लोचदार मांग इसको हम कहेंगे, मोर इलास्टिक। ठीक है, ग्रेटर देन 1 इसको हम कह सकते हैं। जब दोनों में समान अनुपात में परिवर्तन होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, इकाई लोचदार, E इज इक्वल टू 1। अगर मांग में कम अनुपात में परिवर्तन होगा तो हम कहेंगे कम लोचदार, या उसको हम बेलोचदार कह सकते हैं। नेक्स्ट है पूर्णतया लोचदार मांग वक्र। ठीक है, पूर्णतया लोचदार का मतलब क्या हो गया, कीमत में अगर परिवर्तन नहीं हो और वस्तु की मांग में कितना ही परिवर्तन हो जाए, और ऐसी स्थिति में जो मांग वक्र हैं वो एक्स अक्ष के पैरेलल होगा, एक्स अक्ष के समानांतर होगा, जिसको हम कह सकते हैं क्षैतिज भी कह सकते हैं इसको। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला है अनिवार्य वस्तुओं के लिए मांग की लोच। जो नेसेसरी गुड्स होते हैं, आवश्यक वस्तुएं होती हैं, उनके संदर्भ में अगर हम देखें, अगर जैसे आपका खाना है, अगर ये महंगा भी हो जाएगा तो भी हमको क्या करना पड़ेगा, उसका प्रयोग करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे, उसको खरीदेंगे। अगर सस्ता हो जाएगा तब भी हम क्या करेंगे, उसको उतनी ही मात्रा में खरीदते हैं। मतलब कहने का मतलब ये होता है कि अनिवार्य वस्तुओं में कीमत में परिवर्तन से मांग पे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, और मांग पे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा तो इसको हम क्या कहेंगे, मांग की लोच कैसी है, बेलोचदार है। E इज इक्वल टू लेस देन 1, अत्यधिक बेलोचदार मांग इसको कहा जाएगा। तो अनिवार्य वस्तुओं के संदर्भ में मांग की लोच क्या होती है, इकाई से कम। जो विलासिता वाली वस्तुएं होती हैं, विलासिता लग्जरी आइटम्स जो होते हैं, लग्जरी गुड्स, उनके संदर्भ में मांग की लोच क्या होगी, इकाई से अधिक। और आरामदायक वस्तुओं में मांग की लोच कैसी होती है, इक्वल टू 1। अगला है मांग वक्र के दाईं ओर शिफ्ट होने का कारण नहीं है। ठीक है, मांग वक्र जो है दाईं ओर शिफ्ट कब होता है, वस्तु की कीमत के अलावा अन्य तत्वों में परिवर्तन के कारण। अगर उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी, और मांग वक्र क्या होगा, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा। पूरक वस्तुओं की कीमत अगर कम होती है, कार और पेट्रोल में पेट्रोल की कीमत अगर कम होती है तो पेट्रोल वाली कारों की मांग बढ़ जाएगी, जिससे भी क्या होगा, दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा। स्थानापन्न वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, एक वस्तु, दो वस्तु स्थानापन्न आपस, मतलब एक की जगह दूसरे का प्रयोग कर सकते हैं, तो एक अगर महंगी हो जाएगी तो लोग अब उसकी स्थानापन्न वस्तु की मांग बढ़ा देंगे, जिससे मांग वक्र दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा। वस्तु की कीमत में कमी होने से मांग बढ़ेगी, इसको हम कहेंगे विस्तार, लेकिन ये एक ही मांग वक्र पे संचलन होगा, इससे मांग वक्र में परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, इस तरीके की स्थिति होगी। ये कीमत घट गई है, P से P1 हो गई है, तो कीमत घटने से मांग बढ़ जाएगी Q से Q1, तो इसको हम क्या कहेंगे, एक तरह से विस्तार कहेंगे। तो वस्तु की कीमत में कमी होने से एक ही मांग वक्र पे संचलन होगा, मांग वक्र नहीं बदलेगा। अगला है कीमत एवं मांग में आनुपातिक परिवर्तन समान होने को क्या कहा जाता है। ऊपर बताया था मैंने, जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन होता है उसी अनुपात में अगर मांग में परिवर्तन हो, कीमत में 10% का परिवर्तन और वस्तु की मांग में भी 10% का परिवर्तन, किसी वस्तु की कीमत अगर 10% बढ़ जाती है माना कि, और उसकी मांग भी 10% कम हो जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे, इकाई लोचदार मांग कहेंगे। मांग की लोच कैसी है, इकाई के बराबर। और अंतिम प्रश्न देखिए आज का, पूर्ति वक्र का उद्गम मूल बिंदु से होने पर पूर्ति की लोच क्या होगी। देखिए मैंने आपको बताया था कि पूर्ति की जो लोच है
ज्यामिति विधि के द्वारा अगर हम पूर्ति की लोच को मापते हैं और पूर्ति वक्र अगर अब यहाँ से मूल बिंदु से प्रारंभ होगा तो जो पूर्ति की लोच है वो क्या होगी, 1 के बराबर होती हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। और अगर पूर्ति वक्र इस ओ वाई अक्ष से अगर प्रारंभ होता है, ये आपका ओ वाई अक्ष है, यहां से कहीं से भी अगर प्रारंभ होता है तो पूर्ति की लोच क्या होगी, ग्रेटर देन 1। और पूर्ति वक्र अगर हमारा इस ओ एक्स अक्ष से प्रारंभ होता है, इधर से कहीं से भी प्रारंभ होगा तो पूर्ति की लोच क्या होगी, इकाई से कम होगी। तो जब मूल बिंदु यहां से अगर प्रारंभ होता है तो पूर्ति की लोच क्या होगी, इकाई के बराबर, इकाई लोचदार हम कहेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।